नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 120 करेंगे और जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप लोगों को सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सारा सेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यार सवाल करते हैं। देखिए, रूट अंडर 54 प्लस 150 ये दिया है, तो रूट अंडर 96 प्लस 216 का मान क्या होगा, ये इसने पूछा है। तो देखें यार, ये 54 को अगर आप ब्रेक करेंगे, 54 9 छक 54 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना 3 और रूट अंडर 6 प्लस 150 होता है कितना 25 छक 150, तो 25 का वर्गमूल 5 रूट 6 बराबर दिया है रूट 3 रूट 6 प्लस 5 रूट 6 कितना 8 रूट 6 बराबर ए। क्लियर है यहाँ तक। अब ये का रूट 96 है, तो ये होगा 16 छक 96, 16 छक 96 यानी कितना 4 रूट 6 प्लस 216 होता है 36 छक 216 यानी कि 6 रूट 6। अब यार 6 4 10 रूट 6, इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो दोनों में जरा देखिए तो क्या रूट 6 कॉमन है क्या। यस, तो यहाँ से रूट 6 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा a/8। रूट 6 का वैल्यू पता कर गए तो 10 गुना रूट 6 के जगह a/8। 4 2 से काटिएगा 4 बार, 2 से 5 बार, तो 5a/4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20 यानी 1.25 है। ऑप्शन नंबर डी। आसान सा ही सवाल था, बस नंबर को ब्रेक करना था। देखिए का एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है। 1/1/3 का फ्रैक्शन कितना 3 है, 4/3 हो जाएगा। का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 1/3 है। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, तो का वाला नीचे फ्रैक्शन तो रीड करने आता ही है, जिसके साथ का लगाए वो नीचे होगा। क्रय मूल्य का यानी क्रय मूल्य अगर 3 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 4। क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 का कितने का लाभ होगा, तो आप बताएं। 3 में खरीदे हैं, 4 में बेचे हैं, कितने का लाभ हो गया 1 का। 1 का लाभ क्रय मूल्य पर, तो बट्टा में 3% में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 100/3 यानी 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 3 पाइप PQR एक टैंक को 30 मिनट 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकता है। P जो है टैंक को 30 मिनट में भरेगा, Q 20 मिनट में एंड R 10 मिनट में। 30 20 और 10 का LCM 60 हो गया। टोटल टैंक का कैपेसिटी 30 दूना 60, 20 तिया 60, 10 छक 60 यानी P 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा, Q 1 मिनट में 3 यूनिट एंड R 1 मिनट में 6 यूनिट भरेगा। का जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन S, T और U का निर्वहन करते हैं, तो 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन U का अनुपात ज्ञात करना। देखें यार का ये तीनों नल जो है ये 3 टाइप का केमिकल का निर्वहन करता है। नल P जो है ये S टाइप का केमिकल निकालता है, नल Q R T टाइप का और R जो है U टाइप का केमिकल निकालता है। तो आपसे सवाल बोला कि अगर तीनों नलों को इकट्ठे ओपन कर दीजिएगा तो 3 मिनट के बाद टैंक में U टाइप के केमिकल का फ्रैक्शन क्या होगा। तो पहले तो ये आप बताइए, तीनों जब साथ में चले 1 मिनट में कितना भरेगा 2 3 5 या 6 11 लीटर। तीनों मिलकर 1 मिनट में 11 लीटर, तो 3 मिनट में टोटल कितना टैंक भर देगा 33 लीटर भर देगा। टोटल कितना भर देगा 33 लीटर टोटल भरेगा। अब कहा इस 33 लीटर में U टाइप के केमिकल का भाग कितना है, तो आप बताना U का निर्वहन कौन कर रहा है, R U टाइप का केमिकल निकालता है।
आर 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 3 मिनट में ये कितना भर दिया है? 18 लीटर। और यही आपसे सवाल पूछा है कि टैंक में जो 33 लीटर विलयन है उसमें यू टाइप के केमिकल का भाग कितना है? तो 18 लीटर यू है कितना? 18 लीटर यू है 18 लीटर। टोटल कितना में से, टोटल कितना भरे हैं? 33 लीटर। तो 18 लीटर है टोटल कितना में? 33 में। तो 33 बट्टा में। अब काटिएगा तो 3 छक 18, 3 से 11 यानी 6/11 भाग यू टाइप का केमिकल है। अगर यही आपसे सवाल बोल देता कि टैंक में एस टाइप के केमिकल का भाग क्या होगा, तो आप देखें एस का निर्वहन कौन कर रहा है? पी कर रहा है। पी 1 मिनट में 2 लीटर और सब नल 3 मिनट तक चला है ना, तो पी 1 मिनट में 2 लीटर, तो 3 मिनट में कितना? 1 मिनट में 2 लीटर, तो 3 मिनट में कितना भरा होगा? 6 लीटर। अब 6 लीटर एस टाइप का केमिकल है, 6 लीटर एस टाइप का केमिकल है, टोटल कितना में से? तो टैंक में टोटल 33 लीटर आपने केमिकल डाला है, तो 6 लीटर है एस, टोटल कितना में से? 33 में से। क्लियर है? और इसी तरह से अगर टी का भी पूछेगा तो आप निकाल ही लेंगे। ओके, चलिए आगे। देखिए का रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। तो यार 12 टेस्ट का औसत अगर 25 है तो 12 टेस्ट का टोटल अंक कितना होगा? औसत गुना संख्या, 25 दूना 50, 25 आ 5 30। ओके, आगे कहा कि रुमेल का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में ही भाग लिया है। का दूसरा जो व्यक्ति है उसके 8 टेस्टों का औसत 23 है, 8 टेस्ट का औसत 23 है, तो 8 टेस्ट का टोटल अंक कितना हो गया? औसत गुना संख्या, 8 तिरिक 24, 8 दूना 16, 2 18, 184 अंक हो गया। कहा रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्टों में कितने औसत अर्जित करना होगा? आप बताएं यार, इसे 12 टेस्ट का टोटल अंक 300 है और दूसरा ने 8 टेस्ट में टोटल 184 अंक लाए हैं, तो उससे कितने अंक कम इसने लाए हैं? तो उससे इसने टोटल 116 अंक कम लाया है, 116 अंक कम लाए हैं। ठीक है, तो कहा उसके अंकों के बराबरी करने के लिए इसको 116 अंक और लाने पड़ेंगे, 116 और लाएगी या लाएगा तब ना 300 के इक्वल हो जाएगा। तो 116 मार्क्स और लाने होंगे, लेकिन अभी इसको और पेपर देने हैं कितना? 4 टेस्ट और देने हैं, तो 116 मार्क्स और लाने होंगे 4 टेस्ट में। तो एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड कर दीजिए, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 नमा 36 यानी 29। ऑप्शन नंबर बी। का पटना से एक ट्रेन 5 AM में छूटती है और 9 AM में भोपाल पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 में भोपाल से छूटती है और 10 AM में पटना पहुंचती है। दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे से मिलेंगी? ये सवाल बोला। अच्छा सवाल है ये टाइम एंड डिस्टेंस का। देखें यहाँ 2 स्टेशन है का, एक पटना से ट्रेन चलती है 5 बजे, पटना से चली है कितने बजे? 5 AM में चली है, पटना से 5 AM में चली है और भोपाल जो है ये 9 बजे पहुंचती है। तो आप बस एक चीज बताना, अगर 5 बजे चली पटना से 9 बजे भोपाल पहुंच गई तो पहुंचने में टाइम लगा है कितना घंटा? 4 घंटा। 5 बजे चली 9 बजे पहुंच गई यानी टाइम लग गया कितना घंटा? 4 घंटा। और दूसरी ट्रेन जो है भोपाल से 30:30 में चलती है, भोपाल से 30:30 में चलती है और पटना जो है 10 बजे पहुंच जाती है। भोपाल से 6:30 6:30 में चली, 6:30 में चली और पटना कितने बजे पहुंच गई? 10 बजे पहुंच गई। तो इसको पटना आने में टाइम लगा है कितना? 3.5 घंटा। 3.5 कहने का मतलब 7/2 घंटा लगा है टाइम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यार देखें इस सवाल में ना तो आपको दोनों स्टेशनों के बीच का दूरी दिया है और ना ही किसी भी रेलगाड़ी का चाल दिया, बस सिंपल डाटा इसने दिया कि एक गाड़ी 5 बजे पटना से चली और 9 बजे भोपाल पहुंच गई, यानी भोपाल पहुंचने में इसको टाइम लगा 4 घंटा। दूसरी गाड़ी भोपाल से 6:30 में चली और 10 बजे पटना पहुंच गई, यानी दूसरी गाड़ी को पटना पहुंचने में टाइम लगा 3.5 यानी
2 घंटा, यही सिंपल दो स्टेटमेंट दिया है। तो आपको खुद से यहाँ चाल निकालना पड़ेगा और खुद से डिस्टेंस भी मानना पड़ेगा। तो यार देखें, मान लेते हैं इसका चाल क्या होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, टाइम इसको लगा है 4 घंटा। और इसका चाल क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। समय है इसका कितना, 7/2, बट्टा वाला 2 तो ऊपर चला जाएगा ना। ओके, अब एक चीज देखें, आप चाहें तो दूरी यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, XYZ जो मर्जी सो मान लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप दूरी x मान लीजिएगा ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चाल फ्रैक्शन में आ जाएगा। x/4 किलोमीटर पर आवर, इसका 2x/7 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसा कोई भी दूरी मान लीजिए जो 4 से पूरा पूरा कट जाए और 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो 4 और 7 से कटने वाला नंबर क्या है, 28। तो हमने डिस्टेंस मान लिया 28 किलोमीटर। दोनों स्थान के बीच का दूरी 28 है, तो इसका चाल हो जाएगा कितना, 7 किलोमीटर पर आवर। और इसका चाल हो जाएगा कितना, 7 चौक 4 दूना 8 किलोमीटर पर आवर। दोनों रेलगाड़ी का चाल पता कर गए, दूरी पता कर गए। अब सवाल खत्म हो गया। आप बताएं, ये गाड़ी 6:30 में चली है, ये 5 बजे चल दी है, तो इससे 1.5 घंटा पहले चली है, तो इसको 1.5 घंटा चलाइए। यार ये 7 के चाल से चलकर 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, 21/2। 21/2 यानी 10.5 किलोमीटर दूरी तय कर ली। 10.5 किलोमीटर दूरी तय करके सपोज 6:30 में यहाँ पर आ गई। अब 6:30 के बाद दोनों स्टेशन के बीच, दोनों रेलगाड़ियों के बीच फासला बचा है कितना, टोटल था 28, 10.5 कवर कर लिया, तो शेष फासला बच गया कितना, 19.5 किलोमीटर, सॉरी 17.5 ना, 17.5 किलोमीटर। क्लियर है। अब 6:30 के बाद दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो मिलने में समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल, चाल अपोजिट डायरेक्शन है तो जुटेगा। 7 और 8 कितना, 15। अब यहाँ से डेसिमल हटाइएगा, एक 0 चिपका दीजिए। 25 सते 75 से 25 छक 150, 7/6 यानी 1 सही 1/6 घंटा, यानी 1 घंटा 1/6 आवर को मिनट में लाइएगा, 60 से गुना 6 दहा 10 से कम 10, यानी 1 घंटा 10 मिनट में दोनों मिल जाएगी। कहा कितने बजे मिलेगी, तो मेरे भाई 6:30 के बाद मिलने में टाइम लगा है 1 घंटा 10 मिनट। 6:30 के बाद मिलने में टाइम लगा 1 घंटा 10 मिनट, यानी 7:40 पर। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है, इसको आप लोग 1-2 बार कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 है। यार वर्ग का विकर्ण होता कितना है, √2 है। वर्ग का विकर्ण √2 है, लेकिन दिया है कितना, 13√2। √2 से √2 कैंसिल, a बराबर 3, सॉरी a बराबर 13। ए का वैल्यू पता करके वर्ग का एरिया बोला, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है, तो मूल धनराशि ज्ञात करें। आपको रेट दिया है 20%, टाइम है 2 साल। तो यार 2 साल के केस में CI जो है AB फॉर्मूला से निकालते हैं, क्योंकि सक्सेसिव का घटना घटता है। कंपाउंड में ब्याज पर ब्याज मिलने के कारण यहाँ सक्सेसिव का घटना घटता है, और सक्सेसिव का घटना अगर घट रहा तो आप AB फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो 2 साल का अगर ब्याज निकालिएगा तो 20% के दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा कितना, 20 + 20 प्लस 20 गुना 20/100 कीजिएगा, 44%। अरे भाई मेरे, जैसे 20 + 20 प्लस 20 गुना 20/100, 2 साल का केस है, भी फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो 20 20 40 4 44% चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको पता है अगर ब्याज मिला है 44%, प्रिंसिपल तो 100% फिक्स है होता है, परसेंट के रूप में मूलधन 100% होता है। ब्याज 44% मिला,
मूलधन होता है कितना 100%, ब्याज 44% मिला है तो मिश्रधन हो जाएगा कितना 144%, पर एक्चुअल में मिश्रधन दिया है कितना 7200 रुपए। क्या हो जा रहा है यार, मिश्रधन दिया है कितना 7200 रुपए, तो 144% 7200 मूलधन निकालना है यानी 100% का वैल्यू, तो 7200 बट्टा 144 गुना 100, काट पीट कर लीजिए 12 से 12 बार में, 12 से 60 बार में, 600 बार में, यानी 12 पचे 60 50 बार में, 50 गुना 100 5000, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा एक कुंड को एक पाइप 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को पूरे भरे होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यार एक नल जो है पूरा कुंड को 7.8 घंटे में, पहले भी हमने कई बार ऐसा सवाल कराया है, ध्यान रखिएगा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी में जब भी टाइम डेसिमल में देना तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 78 है, ये 7.8 है, डेसिमल हटाइएगा बट्टा में 10, 2 से काटिएगा 39 और 2 से काटिएगा 5, यानी टैंक नल ए जो है टैंक को 39/5 घंटे में पूरा भर देगा। दूसरा नल कहा टैंक को 19.5 आवर में भरता है, डेसिमल हटाएंगे बट्टा में 10, 5 से काटिएगा 5 तिया 15, 5 नमा 45, 5 दूना 10, यानी 39/2 घंटे में दूसरा खाली करता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। जब भी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी में टाइम डेसिमल में देना तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब यार इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना 39, ये 39/5 घंटा में पूरा टैंक भर रहा, तो 1 घंटा में कितना डिवाइड करेंगे 39 से 39 कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, भरने वाला है इसके एफिशिएंसी को प्लस से, 39 से 39 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, खाली करने वाला है इसके एफिशिएंसी को माइनस से। अब आगे सवाल में कहा क्या है, सवाल में बोला जब कुंड आधा खाली था तो उसको भरने में कितना समय लगेगा। कुंड पहले से आधा खाली था तो कहा टैंक जो है उसे कितने समय में भर देगी, सॉरी नल उसे कितने समय में। तो आप बताएं 39 लीटर का टैंक है, आधा खाली है, तो 39 का आधा यानी कितना 19.5 लीटर खाली है। अब इस 19.5 लीटर को पूछ रहा कि भरने में कितना समय लगेगा। तो यार ए 1 घंटा में 5 लीटर भरता है, बी 1 घंटा में 2 लीटर खाली करेगा, दोनों एक साथ चलेगा, 5 भरेगा ये 2 खाली कर देगा। अगर साथ में चलेगा तो हर घंटे टैंक में 3 लीटर ही पानी जाएगा, 1 घंटा में 3 लीटर, तो 19.5 लीटर भरने में कितना समय, 1 घंटा में 3 लीटर तो 19.5 लीटर कितने समय में, 3 से डिवाइड करिएगा, 3 छक 18, 3 पचे 15, यानी 6.5 घंटा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए ये सवाल अच्छा थोड़ा आपसे ए बट्टा बी का वैल्यू पूछा है। देखें यार दोनों साइड रूट है तो रूट हटाने के लिए आपको पता है स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे तो बिना इसको डेसिमल हटाए भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब भी इस तरह के सवाल में पॉइंट लगा होना तो आप फ्रैक्शन बना लीजिए, कैलकुलेशन करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। अब सबसे पहला काम तो दोनों साइड रूट लगा है तो रूट को हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए आपको पता है सर स्क्वायरिंग करना पड़ता है। तो अगर स्क्वायर कीजिएगा तो बाएं साइड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 5/100, यहाँ 5/10, और ये कितना ए। दाएं साइड स्क्वायर कीजिएगा तो ये सब 2 बार ना, दाएं साइड स्क्वायर कीजिएगा यानी 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर तो 5/10 कै बार 2 बार, यहाँ 0.05 का स्क्वायर तो ये भी 2 बार 5/100, और रूट बी का स्क्वायर कीजिएगा, रूट कैंसिल बी बचेगा। अब यार 5/100 से 5/100, 5/10 से 5/10 कैंसिल। वेरिएबल को एक साइड, बी को बाएं साइड लेकर आइएगा तो हो जाएगा a/b बराबर, दाएं साइड देखें यार 5×5 = 25,
बट्टा 10 गुना 100,000। अब बट्टा वाला 3 जीरो हटाइएगा तो डेसिमल 3 अंकों से पहले शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.025। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहा 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यार कहा जो लाभ है ना, 540 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है आपको 370 में ही अगर बेच दीजिएगा तो जितना हानि होगा वो लाभ के बराबर है। 540 में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट जो है 370 में बेचने पर होने वाले लॉस के बराबर है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है। क्लियर है बात। अब एक चीज आपको पता है कि प्रॉफिट होता कब है, जब चीजों को आप कम में खरीदिएगा और ज्यादा में बेचिएगा, यानी क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, जब ज्यादा में खरीदिएगा कम में बेचिएगा, यानी क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम तो लॉस हो जाएगा। तो कहा 540 में बेचने पर लाभ हो रहा, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका प्रॉफिट है। कहा 370 में बेचने पर हानि हो रहा, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये लॉस है। और कहा ये जो प्रॉफिट है ये लॉस के बराबर है। अब यार माइनस सीपी उधर जाके जुटेगा तो 2 CP हो जाएगा। 370 इधर आके 540 में जुटेगा, 7 4 11 5 3 8 1 9, 2 से काटिएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 2 चौक 8 2 पचे 10 2 पचे 10, यानी 455। अब आगे सवाल में कहा क्या कि यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है, विक्रय मूल्य नया दिया है कितना 910 रुपए, नया विक्रय मूल्य दिया है 910 रुपए, तो कहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए 455 में खरीदे 910 रुपया में बेचे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 455 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट बोला तो 455 का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य बट्टा में, क्रय मूल्य कहाँ बट्टा में, परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 455 से कैंसिल हो जाएगा यानी 100%। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, 81 लीटर दूध है, 1/3 दूध, 1/3 यानी 1/3, 1/3 यानी 1/3 का 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है। देखें यार विस्थापित कहने का मतलब हुआ कि 1/3 दूध निकाले और उतना ही पानी डाल दिए, का 1/3 दूध निकाल लिया और उतना पानी से विस्थापित कर दिया, यानी जितना दूध निकाले हैं उतना ही आपने पानी मिला दिया। कहा दोबारा 1/3 मिश्रण निकाले और उसमें उतना ही पानी मिला दिए, तो कहा नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एक चीज पहले आप बताना, मान लीजिए कि 80 लीटर दूध है, आप इसमें से 10 लीटर दूध निकाले तो बचा कितना लीटर, 10 लीटर। बोले 10 लीटर पानी मिला दिए तो अगेन मिक्सचर हो गया कितने लीटर का, 80 लीटर का। फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाले बचेगा कितना, 70। फिर 10 लीटर पानी मिला दीजिए हो जाएगा कितना, 80। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना निकालिएगा अगर उतना ही डाल रहे हैं तो क्वांटिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग बात है कि उसमें पानी का मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लग रहा होगा और मिल्क धीरे धीरे घटने लग रहा होगा, लेकिन क्वांटिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यार। अगर मिक्सचर शुरू में 80 था तो बाद में भी प्रक्रिया करने के बाद भी 80 ही रहेगा, क्योंकि जितना आप निकाल रहे उतना ही डाल रहे हैं। क्लियर है बात, ये तो समझ ही पा रहे होंगे आप लोग। वही सवाल में कहा 81 लीटर शुद्ध दूध था, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया, यानी दूध निकाले पानी मिला दिए, दोबारा मिश्रण निकाले पानी मिला दिए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखें यार टोटल दूध था तो हम लोग शेष दूध निकाल लेते हैं। 81 लीटर मिश्रण है, आपने 1/3 दूध निकाला, यानी 3 में से 1 निकाल लिया तो शेष दूध बच गया कितना, 2/3। अगेन सेकेंड बार 1/3 मिश्रण निकाले, तो मिश्रण निकाले तो दूध भी निकला होगा 1/3, 1/3 दूध निकला अगेन तो बचा कितना, 2/3 यानी 2/3। तो 3 3 9, 9 9 81, 9 दूना 18 दूना कितना 36 लीटर, यानी कि अब मिक्सचर जो है उसमें दूध है 36 लीटर
अगर दूध 36 है तो शेष वाटर होगा। 81 में से 36 दूध है तो वाटर शेष कितना हो गया? 45 लीटर वाटर हो गया होगा। तो सवाल का दूध और पानी का रेशियो, दूध अब है 36 लीटर, पानी हो गया 45 लीटर, तो रेशियो कितना? 4:5 का। ऑप्शन नंबर डी। 81 लीटर का मिक्सचर था, आपने दूध निकाला उतना ही पानी डाला, फिर मिक्सचर निकाला उतना ही पानी डाला, तो क्वांटिटी पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना यार, क्वांटिटी तो 81 लीटर ही रहेगा। और इस 81 लीटर में दूध 36 लीटर है तो बचा हुआ 45 लीटर पानी हो गया होगा। देखिए कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करेगा। ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में करेगा। बी और सी अलग अलग काम को 12 दिन में करते हैं, यानी बी भी काम को 12 दिन में एंड सी भी काम करेगा कितने दिन? 12 दिन में। अब इन सब का एलसीएम लीजिए, कितना? 24। 8 तिया 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24। अब यहाँ से जैसे जैसे बोला बस लिखते जाइए। देखिए कहा क्या, ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। बस यहीं तक अपना काम कीजिए। कहा ए और बी साथ में मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो आप जरा देखें ए और बी क्या हो जा रहा है यार। ए और बी 4 दिन तक काम किया है, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम तो 4 दिन में कितना काम कर दिया? 12 काम। कहा ए चला गया तो अब बचा होगा बी। अब कहा बी जो है, बी 2 दिन और काम करता है, बी 2 दिन और काम करता है, तो मेरे भाई बी अकेले एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम तो 2 दिन में इसने कितना काम किया होगा? 4 काम किया होगा। का उसके बाद बी भी काम छोड़ देता है, बी भी चला गया, तो आप बताएं काम हो कितना गया? 12 4 16 काम हो गया। अब टोटल 24 काम था जिसमें 16 काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क बच गया कितना? 24 में से 16 गया 8, ये शेष काम बच गया 8 यूनिट। अब आगे सवाल में कहा कि सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है, तो सी कितने दिनों में काम कर देगा? सुनिए कहा ए और बी काम करना शुरू किया, 4 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम तो 4 दिन में 12 काम। ए चला गया, बच गया बी। बी अकेले 2 दिन तक और काम किया तो 4 काम कर दिया, यानी कि टोटल 16 काम हो गया। ए और बी चले गए, अब सी आया और बचे हुए काम को खत्म किया, तो कहा कितने दिनों में करेगा? तो मेरे भाई सी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 2 काम तो 8 काम क्या दिन में? तो 8/2 यानी 4 दिन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय, इसको करने का तरीका क्या होता है? घटाकर नीचे लिखिए। तो 5 ऊपर ज्यों का त्यों, घटाकर नीचे ऊपर ज्यों का त्यों, ऊपर तो 5 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, नीचे कितना बचेगा? 2। और यहाँ से जो आया ना उसको लेट वाला टाइम में गुना, टाइम में लेट हो गए 10 मिनट का, तो 5/2 से गुना कर दीजिए, 2 पचे 10, 5 पचे 25 मिनट। क्लियर है बात? तो ये एक तरीका इसको करने का, पर ऐसे आप ना करें, आपको जनरल जो तरीका है उसी से सवाल को करें, उससे भी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कहा गति 5/7 से चल रहा है, 5/7 यानी स्पीड का रेशियो है 5/7 का, स्पीड का रेशियो 5/7 का है। और आपको पता ही है कि सर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है। स्पीड 5/7 है तो टाइम हो जाएगा 7/5 का, यानी पहले टाइम लग रहा था 5 यूनिट, एक्चुअल में टाइम लग रहा था 5 यूनिट, तो अब टाइम लग रहा है कितना? 7 यूनिट। तो कितना ज्यादा लग गया? 2 ज्यादा लगा, पर एक्चुअल में लगा है क्या मिनट? 10 मिनट। 2 10 है तो एक कितना हो जाएगा? 5। एक 5 है तो कहा कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय यानी ओरिजिनल टाइम बताइए। ओरिजिनल टाइम है 5 यूनिट, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 5 पचे 25 मिनट। ऑप्शन नंबर सी।
अब देखें यार, ये सवाल 14 नंबर बहुत खूबसूरत सवाल है। कहा जब x को 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में हो जाती है। एक अनुपात कहने का मतलब समानुपात हो जाती है। तो बताना है x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्य अनुपात। x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्य अनुपात। आपको पता है सर, मध्य अनुपात बराबर होता है रूट अंडर ए बी। x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्य अनुपात यानी रूट अंडर ए बी। इसका वैल्यू आपसे पूछा है। आपको एक चीज पता है, ऐसा सवाल आप लोग पहले भी किए होइएगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है, क्या हो जाता है यार, 2, 3, 30, 35। सुनिए, जनरली पहले सवाल इसमें आता क्या था कि जैसे इन चारों में क्या जोड़ें ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ें ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाए। तो ऑप्शन से चेक लोग कर लेता था कि हाँ, ऑप्शन से कोई नंबर उठा लिया, पिक कर लिया और उसको कंडीशन अपना देखा, सेटिस्फाइड हो गया आंसर। लेकिन यहाँ इसने x का तो वैल्यू पूछा ही नहीं कि हाँ क्या जोड़ें ताकि समानुपात हो जाए। यहाँ कहा कि x का जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद आपको मध्यानुपात निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन में तो ये जोड़ी जाने वाली संख्या दिया ही नहीं है, तो करिएगा कैसे। अगर आप बेसिक करेंगे कि प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो 2 प्लस x बट्टा 3 प्लस x बराबर 30 प्लस x बट्टा 35 प्लस x। तो ऐसे अगर करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और नंबर भी अगर बड़ा बड़ा दिया तो सॉल्व कर पाना मुश्किल है। आप तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। इसको करने का दो ही तरीका होता है, एक तो बेसिक अप्रोच है और एक ऑप्शन से आप पिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन भी आप नहीं लगा पाइएगा क्योंकि x का तो वैल्यू पूछा नहीं है। तो यहाँ करने का एक तरीका बता रहे, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा उस चीज को। लगातार सेट में अगर वैसा सवाल आते रहेगा, 2-3 सवाल कर लीजिएगा, माइंड सेट हो जाएगा। सुनिएगा गौर से प्लीज। देखिए, इन दोनों का अंतर लीजिए, 2 और 3 का अंतर कितना, 1। इन दोनों का अंतर लीजिए, 30 और 35 का अंतर कितना, 5। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, इवन प्लेस पर जो जो नंबर है उसको इग्नोर कर दीजिए। इवन कहने का मतलब सेकंड, 2 नंबर पे 3 है तो इसको इग्नोर कीजिए। अब 4th नंबर पे 35 है, इसको इग्नोर कर दीजिए। अब बचा इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 30 एक कम, 30 एक कम 30। तो 30 और 10 का अंतर, 30 और 10 का अंतर कितना हो गया, 20। क्लियर है। अब 1 और 5 का अंतर निकालिए। 1 और 5 का अंतर कितना, 1 और 5 का अंतर 4, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 5। 1 यूनिट का जो मान आया ना, यही आपको x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू 5 हो गया। x का वैल्यू 5 है, अब जो भी पूछे बन जाएगा। 5 और 7 12, 5 में से 2 गया 3, तो 12 या 36 का वर्गमूल कितना, 6। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात। एक बार फिर से इस चीज को समझिए। देखिए, का 2, 3, 30, 35, इन सब में क्या जोड़े ताकि समानुपात हो जाए, यानी x निकालना है। तो करना क्या है, इन दोनों का अंतर पहले लीजिए 1, इन दोनों का अंतर लीजिए 5, पहला का। सेकंड, इवन प्लेस पर जो नंबर है उसको इग्नोर कर दीजिए। अब जो बचा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, 5 दूना 10, 30 से कम 30, 30 और 10 का अंतर कितना, 20। अब इन दोनों नंबर का अंतर कितना है, 4। तो 4 यूनिट बराबर 20, 1 यूनिट बराबर कितना, 5, और 1 का जो वैल्यू आया यही x होगा, यानी x 5 आ गया। क्लियर है बात। चलिए आगे देखिए, का एक धनराशि 770 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को 3 प्राप्त होता है, B को 4। A को 3 मिलता है तो B को 4। आगे कहा B को 3.5 मिलता है, B को 3.5 मिलता है तो C को 3 मिलता है। क्लियर है। अब यार देखें, रेशियो कभी डेसिमल में होता नहीं। अगर डेसिमल में दिया है तो पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। आप बताना, अगर डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल हटाएंगे बट्टा में 100 और ये 100 क्रॉस होगा तो यहाँ आके 300 बन जाएगा। क्लियर।
अब काट कूट कर लीजिए, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 छक 30। ओके ना। अब रेशियो बैलेंस करना है, बी कॉमन है तो बी का वैल्यू इक्वल कर लीजिए, यहाँ 7 से और यहाँ 4 से। ए बी सी, ए का वैल्यू 21 है, बी 28 है और सी 24 है। अब यार देखें, तीनों को मिलाकर टोटल राशि अनुपात में कितना, 4 8 12 1 13, 2 2 4 2 6 1 7, तीनों को मिलाकर टोटल है 73 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है कितना, 770। कहीं मिस्टेक है यार, देख लीजिए एक बार फिर से थोड़ा, ये 730 है, तो 73 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 730। देखिए यार, यहाँ पे ये 730 है। आप लोग अब इसको खुद से कर लीजिएगा। ओके ना, सारा सब खत्म हो गया यार, फिर से करना पड़ गया सबको। देखिए, कहा एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। एक्स जो है 10% डिस्काउंट पे कोई वस्तु खरीदता है। सपोज वस्तु का मार्क प्राइस अगर 100 है तो एक्स ने 10% छूट में खरीदा। एक्स का ये सीपी है, एक्स 10% छूट में खरीदा, यानी कितना में खरीदा, 90 में। अब आगे कहा इसे बाई को 10% लाभ पर बेच दिया। एक्स ने बाई को 10% लाभ पर बेचा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्स के लिए जो विक्रय मूल्य होगा यही बाई के लिए क्या क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा। एक्स का जो विक्रय मूल्य होगा, एक्स का जो विक्रय मूल्य होगा ये बाई का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। कहा एक्स ने 10% लाभ पर बेच दिया। 90 में एक्स ने खरीदा था, 10% लाभ यानी 110/100 में बेच दिया, यानी कितना में, 11 नमा 99 में बेचा है। एक्स 99 में बेचा यानी बाई 99 में खरीदा होगा, तो एक्स का जो विक्रय मूल्य होगा वही बाई का क्रय मूल्य हो जाएगा। सवाल का अंकित मूल्य 100 और बाई ने जिस मूल्य पर खरीदा उसका रेशियो। बाई ने खरीदा कितना में, 99 में, तो रेशियो 100:99। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कहा वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो एरिया में कितना वृद्धि हो जाएगा। ए बी फॉर्मूला लगा लीजिए, 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कितना, 21%। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ दिया है 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36, 5 के पावर 24। कहा इनमें सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करें। देखें यार, जब भी पावर वाले व्यंजक के बीच में अगर बड़ा छोटा का पहचान करना हो यानी कंपैरिजन करना होना, और पावर अगर बड़ा बड़ा करके दे दिया तो आप यहाँ 2 के पावर 60 तो वैल्यू पता नहीं कर सकते ना, 3 के पावर 48 क्या होगा नहीं पता कर सकते। हाँ, अगर यही पावर छोटा छोटा रहता तब आपके लिए काम आसान हो जाता। तो यहाँ पावर को छोटा कर लीजिए। पावर छोटा कहने का मतलब ऐसा नंबर पिक करिए जो इन चारों को काटे। चारों को काट दे कहने का मतलब इन सबों का HCF। तो यार 60, 48, 36, 24 का HCF क्या हो जाएगा, 12। क्लियर है बात। अब 12 से पावर को डिवाइड कीजिएगा तो 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24। अब पावर छोटा हो गया, काम आसान हो गया। 2 के पावर 5 32, 3 के पावर 4 81, 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 25। बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा संख्या 81 यानी 3 के पावर 48। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है। 2 नंबर का HCF 21 है, 2 नंबर का HCF 21 है, तो पहला नंबर 21A हो जाएगा। ओके, और दूसरा नंबर 21B। आगे कहा उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 221 गुना है, यानी कि इन दोनों नंबर का जो LCM है
तो यार इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 21 ए बी हो जाएगा। और का इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो HCF का, HCF 21 है तो 21 का 221 गुना है। HCF का कितना है, 221 गुना है, यानी बराबर 21 से 21 कैंसिल, तो ए बी बराबर कितना 221 हो जाएगा। अब ए गुना बी 221 है तो ए और बी का वैल्यू पता कर लेते हैं। देखें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, दो नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक 143 और एक 221। 143 का फैक्टर होता है 11 गुना 13, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा। और 221 का फैक्टर होता है 13 गुना 17। क्लियर है बात ना, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 143 का फैक्टर 11 गुना 13 और 221 ऐसा नंबर है इसका फैक्टर केवल होगा 13 और 17। तो यार देखें ए गुना बी 221 है तो ए और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 और 17। क्लियर है, यानी ए का वैल्यू 13 है, बी का वैल्यू 17। ए और बी पता कर गए तो पहला संख्या है 21 है, ए बराबर 13 तो 21 ए बराबर कितना 13 एकम 13, 13 दूना 26 एक 27। दूसरा संख्या है 21 बी है 17 तो 21 बी कितना 17 एकम 17 दूना 34 एक 35, 357। दोनों संख्या पता कर गया। अब सवाल में कहा उन संख्या में से जो दो नंबर है उनमें से एक 200 और 300 के बीच की है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग। देखें यार दो नंबर 273 और 357 पता है का, इन दोनों में से एक नंबर जो है 200 और 300 के बीच है, यानी 200 से बड़ा 300 से छोटा, तो ये 273 जो है 200 और 300 के बीच है। तो इसके अलावा दूसरा संख्या बच गया कितना 357। तो का जो दूसरी संख्या बच गई है ना इसके अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग होगा 3 + 5 + 7, 7 × 5 = 12, 3 = 15। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है। दोनों के एज का रेशियो दिया है 5:2, यानी जय का एज 5 है तो जोग का एज 2। आगे का उनकी आयु का योग 63 है। देखें यार दोनों के उम्रों का योग 5 2 7 दिया है 63, तो एक कितना हो जाएगा 9। तो जय का एज 9 × 5 = 45 और जोग का 9 दूना 18 का 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 9 वर्ष बाद प्रेजेंट में एज है 45, 9 वर्ष बाद एज हो जाएगा कितना 54। इसका प्रेजेंट एज है 18 तो 9 साल बाद एज कितना हो जाएगा 8 8 16 1 17 27। रेशियो लीजिएगा 27 एकम 27 दूना, यानी 2:1। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से और कुछ संतरे 1 रुपए में 2 फल की दर से खरीद लिए, यानी खरीदने का डबल रेट दिया है कि पहली बार 1 रुपए में 3 के दर से और दूसरी बार 1 रुपए में 2 के दर से खरीदे। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरे को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखें यार क्रैमुल निकाल लेते हैं। का पहली बार गया 1 रुपए में 3 संतरे खरीदा, 3 संतरा 1 रुपया में, तो एक संतरा कितना में रुपया। जब भी एक क्वांटिटी का रेट निकालना होना तो रुपया हमेशा ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे लिखिएगा। का 1 रुपया में 3 ठो, तो 1 ठो कितना में 1/3 रुपया में। दूसरी बार गया 1 रुपए में 2 के दर से खरीदा, यानी 1 रुपया में 2 ठो, तो 1 ठो कितना में 1/2 में खरीदा होगा। पहली बार एक संतरा का रेट है इतना, दूसरी बार खरीदा एक संतरा इतना में, दोनों को मिलाकर 1 और 1 कैसा संतरा हो गया 2 संतरा, यानी 2 संतरे का ये क्रैमुल हो गया। कितना ऐड कीजिएगा 5/6 हो जाएगा। अब कहा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरे को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। कहा कितना में बेचे ताकि 20% लाभ हो। तो 2 संतरा खरीदा था 5/6 में, 20% लाभ कमाने के लिए बेचना होगा 120/100 में। तो ये आ गया 2 संतरे का विक्रय मूल्य। काटिएगा 6 दूना 12, 20 × 100, 5 से 5 कैंसिल, यानी 1 रुपया। कहने का मतलब हुआ कि 2 संतरे का विक्रय मूल्य है 1 रुपया। तो कहा संतरे का प्रति दर्जन यानी 12 संतरे का विक्रय मूल्य कितना। तो 2 संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 12 संतरे का विक्रय मूल्य कितना 6 रुपया। ऑप्शन नंबर डी।
देखिए कहा वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 2 बचता है। देखें यार कहा 6, 7, 8, 9 एवं 12 से भाग देने पर का प्रत्येक बार शेष 2 बचता है। तो छोटी से छोटी कहने का मतलब एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो इन सबों का एलसीएम आप निकाल लेना, कुछ आ जाएगा। कहा 2 शेष बचना चाहिए तो इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा। ओके ना, जो नंबर आएगा हो जाएगा आंसर अपना। आप लोग कर लीजिएगा खुद से इसको। देखिए कहा 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। देखें टोटल 60 विद्यार्थी है जिनमें 60% लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगी 40%। अब कहा जितने लड़की है ना उनमें से 25% साइकिल से स्कूल जाती है। तो पूछा कितनी लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं जाती। 25% साइकिल से जाती है तो साइकिल से नहीं जाती होगी कितना 75%। ओके, अब यार 20 तिया 60, 20 पचे 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 5 चौक 20, 20 दूना 40, 3 दूना 6, 6 तिरिक 18 लड़की। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए रेट है 8%, यानी 1 साल में ब्याज मिलेगा 8% का। 5 साल के लिए बैंक में उसने पैसे रखे हैं, 1 साल में यार 8% ब्याज मिला तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा 8 पचे 40%, ब्याज 40% मिलेगा। का रुपया में कितना, मूलधन है 600, 600 पर 5 वर्ष में 8% के दर से कितना ब्याज मिलेगा 8 पचे 40%। तो 6 चौक 24 यानी 240 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का यदि कक्षा के 29 विद्यार्थियों का औसत भार 48 केजी है, 29 विद्यार्थी का औसत भार 48 है तो 29 विद्यार्थी का टोटल भार कितना 29 गुना 48 हो जाएगा। का कक्षाध्यापक के भार को जोड़ दिया जाए तो औसत भार आधा केजी बढ़ जाता है। पहले से 29 विद्यार्थी था, अब कहा प्रिंसिपल के वजन को, प्रिंसिपल के भार को ऐड कीजिएगा। अगर आप प्रिंसिपल को शामिल करेंगे तो अब टोटल कैंडिडेट हो जाएगा कितना 29, पहले से था प्रिंसिपल आ गए तो हो गए कितने 30। अब का इनका औसत आधा केजी बढ़ गया, पहले एवरेज 48 था, आधा बढ़कर अब एवरेज हो गया कितना 48.5, यानी 30 कैंडिडेट का एवरेज 48.5 है तो 30 कैंडिडेट का टोटल कितना औसत गुना संख्या। का प्रिंसिपल का वजन ज्ञात करे तो मेरे भाई 30 कैंडिडेट के टोटल वेट में से अगर 29 कैंडिडेट का टोटल वजन घटा दीजिएगा तो क्या एक सदस्य का वजन नहीं आ जाएगा, यस आ जाएगा। आप लोग खुद से कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ओके, देखिए का एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 12.5 किलोमीटर पर आवर घटा दी जाए तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। यार 4 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार का स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ओके ना, 2 दूना 4, 2 से 1, 2 सते 14, 2 पचे 10, 175/2 यानी 8 दूना 16, 2 सते 14, 2 पचे 10, 87.5 किलोमीटर पर आवर है ओरिजिनल स्पीड। का यदि इसका चाल 12.5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, पहले 87.5 था, 12.5 किलोमीटर पर आवर कम कीजिएगा तो कार का नया चाल आ जाएगा कितना 75 किलोमीटर पर आवर। का अब 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कार कितना समय लेगी। 450 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। काट पीट करिएगा 25 से, 25 तिया 75, 25 एकम 25 या 15 पचे 75 आसान है कट जाएगा, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 5 छक 30 यानी 6 घंटा। देखिए कहा एक पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। एक आयताकार आधार वाला पिरामिड है।
ओके ना। इसका लंबाई दिया है 16 और चौड़ाई है 12। ठीक है, अब देखें एक चीज आपको समझना पड़ेगा यार, ये पिरामिड है। ये जो है ना, ये पिरामिड का स्लैंट हाइट, ये पिरामिड का सॉरी स्लैंट साइड, ये सब स्लैंट साइड है। स्लैंट साइड कहने का मतलब तिर्यक भुजा है। वर्टेक्स से टॉप को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वर्टेक्स से टॉप को मिलाने वाली रेखा, ये तिर्यक भुजा कहलाती है। आगे सवाल में कहा यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 है। पार्श्व किनारा कहने का मतलब वह स्लैंट साइड तिर्यक भुजा, तिर्यक भुजा दिया है अपने को 26 सेंटीमीटर। देखिए ये जो तिर्यक भुजा है ना, ये दिया है 26, ये तिर्यक भुजा है कितना, 26 सेंटीमीटर। अब का पिरामिड का आयतन क्या होगा? पिरामिड का आयतन आप सबको पता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो इसका हाइट निकालना पड़ेगा। आप एक चीज बताना, ये पिरामिड का विकर्ण है क्या? यस, ये पिरामिड का क्या है, विकर्ण है। ओके ना, ये पिरामिड का विकर्ण, तो पिरामिड का ये आधार का आयत का विकर्ण है। और आयत का विकर्ण होता क्या है, √(L² + B², L 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 256 144 कितना 400, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। यार ये विकर्ण अगर पूरा 20 है, पूरा विकर्ण 20 है, तो आप बताना ये सेंटर है यानी मिड पॉइंट होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यार यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप बताना, राइट एंगल में बेस मालूम है 10, ये स्लैंट साइड मालूम है 26, तो क्या लंब नहीं पता कर लीजिएगा। 90 के सामने कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो ये लंब यानी कि ये हाइट कितना हो जाएगा, ये जो लंब है ये हाइट कितना हो जाएगा, तो 10 26, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा 24। नहीं तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, 10 का स्क्वायर 100, तो 676 में से 100 गया, 576 का वर्गमूल कितना 24, यानी हाइट आ गया पिरामिड का 24। तो आयतन होगा 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार है आयताकार, तो आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई इंटू हाइट, हाइट है कितना 24, 3 से काटिएगा 8 बार में गुना कर लीजिएगा आप लोग। ओके, देखिए का दी गई आयत में एंगल BAD दी गई आकृति में एंगल BAD 30 डिग्री है। ये वाला एंगल इसने दिया है 30 डिग्री का। एंगल DBC 60 डिग्री है, DBC ये वाला एंगल है 60 डिग्री का। AB का लंबाई 18 है, AB साइड जो इसका लेंथ 18 है, तो BC का लंबाई यानी ये वाला जो साइड है ना, इसका लेंथ निकालना। आप जरा देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल को गौर से देखिए। राइट एंगल में 90 के सामने तो कर्ण है मालूम 18, अब ये 30 के सामने ये वाला BD लंब होगा, BD लंब होगा और AD आधार होगा। tan 30 होता है 1/√3 यानी कि लंब होगा 1, आधार होगा √3, तो कर्ण हो जाएगा कितना 2। तो मेरे भाई 2 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। 1 बराबर अगर 9 है तो ये BD का लेंथ है 1 यूनिट यानी कितना 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड वाला ट्रायंगल को आप देखिए गौर से। इस सेकंड ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कर्ण मालूम है 9 सेंटीमीटर, 90 के सामने कर्ण मालूम है 9, 60 डिग्री के सामने CD लंब है, जो एंगल लीजिएगा उसके सामने लंब होगा, और शेष BC भुजा जो बचा ये आधार होगा। तो tan 60 होता है √3/1 यानी कि लंब √3, आधार कितना हो जाएगा 1, तो कर्ण हो जाएगा कितना, कर्ण हो जाएगा 2। अब आपको पता है यहाँ से 2 बराबर 9 दिया है, 2 बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। 2 BD 2 यूनिट है, इस वाला ट्रायंगल के लिए BD का लंबाई 2 यूनिट पर है कितना 9, 2 बराबर 9, तो BC निकालना है, BC यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9/2 यानी 4.5। ऑप्शन नंबर बी।
देखिए का दिए गए चार्ट के अनुसार किस वर्ष में स्टोर बी की बिक्री 13 लाख से ज्यादा है। 13 लाख से ज्यादा काफी आसान है यार, बिक्री के आंकड़े लाख में है, 13 लाख से ज्यादा बिक्री निकालना है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में जो बिक्री है बी स्टोर बी ये वाला है, रंगीन वाला जो 7 रंग दिख रहा आपको ये वाला है स्टोर बी का। तो यार बी का बिक्री फर्स्ट ईयर कितना हुआ है 14 लाख, सेकेंड ईयर 12 लाख, थर्ड ईयर 8 लाख। तो कहा 13 लाख से ज्यादा किस ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर है 14 लाख, 13 से ज्यादा ऑप्शन नंबर सी। ओके तो चलिए यार आज के लिए और भी एक सवाल है, सॉरी। देखिए का एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। रेड बॉल और ब्लू बॉल के संख्या का रेशियो दिया है 15:26। आगे का यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दिया जाए, 12 हरा गेंद यानी ब्लू बॉल, हरा ब्लू सब एक ही है यार, ब्लू बॉल 12 ठो और डाल दीजिएगा तो कहा रेड और ब्लू का रेशियो 1:2 हो जाएगा। ऐसे हरा यानी ग्रीन होगा पर ब्लू मान लीजिए ना 1:2 हो जाएगा। आप बताइए अगर हरा गेंद डाले हैं यानी ब्लू बॉल अगर डाले हैं तो रेड वाला के संख्या में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं। अगर आपने ब्लू बॉल डाले हैं, अगर आप ब्लू डाले हैं तो ब्लू का संख्या बढ़ेगा, रेड वाला के संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना यार। तो रेड वाला के संख्या को इक्वल बनाना पड़ेगा। पहले 15 है तो अभी 15 बनाइए, तो इसमें 15 से गुना कीजिएगा, 15 एकम 15 और ये हो जाएगा 15 दूना 30। तो आप देखें यार पहले ब्लू 26 था अब 30 हो गया, कितना बढ़ गया 4, पर एक्चुअल में बढ़ाए हैं कितना 12। तो 1 बराबर कितना 3, 1 3 है तो थैले में कितनी लाल गेंद है, लाल गेंद तो पहले भी 15 था अब भी 15 है, तो रेड बॉल का संख्या है 15 यूनिट। 1 बराबर 3 तो 15 बराबर कितना 15 दिया 45, ऑप्शन नंबर सी। ओके तो चलिए आज के लिए यहीं तक मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू।